जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीआईएसएफ एसी एलडीसी के पेपर के एनालिसिस को। हम लोग सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर हम ये जियो साइंटिस्ट, ये सीआईएसएफ, इन सब पेपर को क्यों एनालाइज कर रहे हैं यार? समझो, यूपीएससी का एक सिंपल सा ट्रेंड है। अगर आप उस ट्रेंड को पकड़ पाओ, ट्रेंड क्या है कि यूपीएससी एक पेपर में जो क्वेश्चन पूछा है उसकी चीजों को उठाकर दूसरे पेपर में पूछता है, फिर उनके आसपास की चीजों को उठाकर तीसरे पेपर में पूछता है। तो यार हम लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बट सोचो अगर मुझे ये ट्रेंड समझ में आ जाए कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है पूछने का, यूपीएससी कैसे उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा और उसी से रिलेट करते हुए पेपर में अगले पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया। अब यार यहां पर देखो, मतलब इसका एक रियल एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। मैं दोनों ही चीजें ध्यान से देखना यार। ज्योग्राफी का आज हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये पेपर जो हमारे पीछे दिए जा रहे हैं, जो अलग अलग पेपर हो रहे हैं हमारे एग्जाम से पहले, ये कैसे हमें करीबन 10-15 मार्क्स को एक्स्ट्रा फैच करने में हमारी मदद करेंगे। और आप ये चीज समझ सकते हो कि यार एक मार्क्स से ही हमारा सिलेक्शन रुकता है, तो 10-15 मार्क्स तो हमारे प्रिपरेशन में तबाही मचा देगा, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पर देखो, जियो साइंटिस्ट में देखो, बहुत ढंग से देखना यार, ये रिसर्च बहुत मेहनत से की जाती है। जियो साइंटिस्ट 2026 के पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट दी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस आपको ये मैंने आपको दिखाया कि जियो साइंटिस्ट के 2026 के पेपर में, ठीक है, 2026 का पेपर है, वहां पर एक क्वेश्चन आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का। अब उसी पेपर के लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद एक पेपर होता है सीआईएसएफ एसी 2026 का, जहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है टसॉक ग्रासेस। ये टसॉक ग्रासेस जो हैं वो कौन से टाइप के फॉरेस्ट में बिलोंग करती हैं, यहां पर क्वेश्चन पूछता है। और एग्जाम्पल में दिया है, ऑप्शन में दिया है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और लिटोरल फॉरेस्ट। आप यकीन नहीं करोगे यार, इसका जो आंसर है वो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। अब सोच के देखो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि अगर मैं मान लीजिए मैं सीआईएसएफ एसी की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मैं उससे पहले होने वाले एग्जाम्स के पेपर को अगर एनालाइज करके जाता हूं और मुझे दिखता है कि यार ये थॉर्न फॉरेस्ट है जो एग्जाम में पूछा गया है, और उसी थॉर्न फॉरेस्ट को, मतलब मैं सब कुछ तो पढ़ूंगा बट उस थॉर्न फॉरेस्ट को और बेहतर ढंग से तैयार करके जाऊंगा, तो आप सोच के देखो कि ये जो क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि ये आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा भाई एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए कि इतना डिटेल में आपने पढ़ा हो कि यार ये जो ग्रास है ये कौन से फॉरेस्ट की है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सही कर पाते अगर आपको पता होता कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मैं इसका सोर्स भी दिखा दूं यार, आपको ध्यान से देखना ये सोर्स। एक सेकेंड, अब देखो यहां मैं आपको सोर्स दिखाता हूं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, यहां पर मैंने आपको, जब मैंने सीजीएस का डिस्कशन किया था तो मैंने क्लियरली कहा था 3 4 चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है जब भी हम वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका रेनफॉल। तो आपसे लास्ट टाइम रेनफॉल पूछा था, एरिया कि कौन कौन से एरिया में वो वेजिटेशन पाया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी हैं, और साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उस पैराग्राफ में या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिले हों, ठीक है, उस फॉरेस्ट से रिलेटेड आपके पास मिले हों। अब यहां पर आप नोटिस करोगे, यहां देखो, ये देखो, टसॉकी ग्रास ग्रोज अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर एज द अंडर ग्रोथ, ठीक है। टसॉकी ग्रास का डिस्कशन हो रहा है और किस में हो रहा है? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो राइट आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब यार ये चीज आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको अभी एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। मैंने ये लास्ट, जब ये जियो साइंटिस्ट का डिस्कशन हुआ था, मैंने तब भी कहा था कि वेजिटेशन में कई सारे वेजिटेशन, एवरग्रीन, डेसिडुअस, सेमी डेसिडुअस, मतलब सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट ये थॉर्न फॉरेस्ट को ना लेकर यूपीएससी अलग ही, मतलब उसकी एक अलग ही फैंटेसी है कि यार थॉर्न फॉरेस्ट पूछना ही पूछना है। आप यकीन नहीं करोगे, सीएपीएफ 2020 में पेपर में आया, फिर सीडीएस एनडीए में भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा, और यहां 2026 में तो आप लगातार 2 पेपर में देख ही रहे हो।
तो यार ये कहां से, मतलब ये हम प्रिडिक्ट कहां से कर पाते हैं? ये तभी कर पाते हैं जब हजारों क्वेश्चनों का एनालिसिस सामने होता है। ठीक है, अभी आप ये वाला वीडियो देखो, देखो मैंने आपको ये चीज बताई है, ध्यान से देखना। देखोगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, देखो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में पूछा है। बकायदा बहुत सारे फॉरेस्ट के टाइप्स हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट निकल कर आता है ना, सारे इंपॉर्टेंट है यार, पर थॉर्न फॉरेस्ट की कुछ अलग सी बात है। वो अलग बात क्यों है? क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, यूपीएससी कई बार इस पर ना क्वेश्चन पूछ चुका है। अब यूपीएससी बहुत सिंपल तरीके से नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट पर आमतौर पर क्वेश्चन आते रहते हैं, उसे नहीं, मतलब यूपीएससी नहीं पूछ रहा। एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं, वो भी नहीं पूछ रहा है तो कुछ चीजें हटके। अब जैसे थॉर्न फॉरेस्ट है, अब ये बेशक उसने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट उठाया है, मतलब फॉरेस्ट का एक अलग टाइप उठाया, बट यार ये प्रेडिक्टेबल था। क्योंकि मैं आपको एग्जाम का ईयर भी बता देता हूं, सीएपीएफ में 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा है और अभी हाल ही में एनडीए सीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो थॉर्न फॉरेस्ट आपको तैयार करना है, क्वेश्चन यहीं से आया है, मैं दिखा भी देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखो ये सब मतलब मैं चाहूं तो यार इस पूरे डिस्कशन को 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं। बस मेरी कोशिश यहां पर इसको चीजों को बहुत ज्यादा जोर देने की इसलिए रहती है कि यार मैं आपको इसकी वैल्यू समझा पाऊं, कि अगर मैं यहां पर कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और मैं उसका टॉपिक बता रहा हूं तो आपको जाकर उस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आपको वेजिटेशन तो चैप्टर तैयार करना ही है, नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर तो तैयार करना है, बट जिस तरीके से आप इस टॉपिक के साथ ये जो टॉपिक है थॉर्न फॉरेस्ट, इसको बहुत डिटेल में तैयार करोगे। ठीक है, अब जिनके पास हमारे नोट्स हैं, अब भाई नोट्स वाले बच्चों को भी मुझे भरोसा तो देना है कि यार जो आपको नोट्स दिए हैं वो भी सफिशिएंट हैं, मतलब आपको ये पूरे के पूरे पैराग्राफ्स और ये डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस नोट्स में जाओ और ध्यान से, जब मैंने कहा थॉर्न फॉरेस्ट, तो थॉर्न फॉरेस्ट में मैंने बताया कि वो कहां कहां मिलते हैं, उसकी एडेप्टेशंस भी मैंने बताए, उसकी स्पीशीज भी मैंने बताई, और साथ में मैंने यहां पर एक मार्क किया है, टसॉकी ग्रास ग्रोज अप टू 2 मीटर हाइट एज अंडर ग्रोथ। ठीक है, तो टसॉकी ग्रास, अब जिसने नोट्स में भी यहां पर पढ़ा होगा वो यहां पर थॉर्नी फॉरेस्ट को ही इसका आंसर मार्क करके आएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी कि नोट्स में भी चीजें इंक्लूडेड हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, यहां पर माउंटेन पीक पूछ रहा है और एक तरफ आपको लोकेशन दी हुई है। इन माउंटेन पीक्स को इन लोकेशन के अकॉर्डिंग इन्हें मैच कराना है। अब मैं इस क्वेश्चन को उठाकर ना सीधे अपने नोट्स में लेकर चलता हूं। यार आप यकीन नहीं करोगे, आप ध्यान से देखना, आप यकीन नहीं करोगे। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन और ये रहे मेरे नोट्स, जहां पर मैंने यहां पर अंडमान निकोबार का पूरा जो आइलैंड है उसको ओपन करके एक एक चीज यहां पर डिस्क्राइब की है। ठीक है, कि कौन सा आपका नदन अंडमान है, फिर मिडिल है, कहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैनल किसको डिवाइड कर रहा है। और यहां पर आप देखोगे एक नोट यहां पर अलग से मैंने स्टिकी नोट्स चिपकाया हुआ है, जिसमें अगर आप देखो, आप बस यहां पर ध्यान दो, आप क्वेश्चन को देखो और मैं यहां पर इसको पढ़ रहा हूं। ठीक है, यहां देखो सैडल पीक, ये देखो यहां मेंशन है सैडल पीक। ठीक है, एक सेकंड, हाँ यहां मेंशन है सैडल पीक। माउंट दिवालो, यहां मेंशन है माउंट दिवालो। माउंट कोयोब, यहां मेंशन है माउंट कोयोब। माउंट थ्यूलर, यहां मेंशन है माउंट थ्यूलर। अब यहां मैचिंग भी देख लो, सैडल पीक को मैंने मैच कराया है नॉर्थ अंडमान से, ये रहा नॉर्थ अंडमान। ठीक है, सैडल पीक को नॉर्थ अंडमान से मैच, यहां पर भी क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है। माउंट दिवालो को मैंने मैच कराया है मिडिल अंडमान से, क्या यहां पर भी माउंट दिवालो को मिडिल अंडमान से मैच किया है। माउंट कोयोब को साउथ अंडमान से मैच किया है, माउंट कोयोब को क्वेश्चन में भी साउथ अंडमान है। माउंट थ्यूलर ग्रेट निकोबार, माउंट थ्यूलर ग्रेट निकोबार। आप देखोगे यहां आंसर आपका 1 2 3 4। हैरानी तो नहीं हो रही आपको देखकर कि यार बिल्कुल हूबहू सर के नोट्स में जो चीज दी हुई है और वही क्वेश्चन में पूछ लिया, क्या बात है। देखो यहां हैरान मत होना यार, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे पता था कि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछेगी और मुझे अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, नहीं, मैंने सिर्फ अपने एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़ा, उस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद यहां पर नोट्स तैयार किए। अब आप देखोगे यही चीज आपकी, ऐसा बात नहीं है कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में भी है। देखो बहुत क्लियरली यहां पर एक बॉक्स बनाकर दिया है बहुत प्यारे ढंग से एनसीईआरटी में। ठीक है, अब यहां पर भी आप देखोगे साडेल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में है, माउंट दिवालो जो कि आपका मिडिल अंडमान में है, माउंट कोयोब जो कि साउथ अंडमान में है, और माउंट थ्यूलर जो कि ग्रेट निकोबार में है। यही सेम चीजें आपको यहां दी हुई हैं। बस देखो चीजों को आपको इंपॉर्टेंस, आपको उसकी इंपॉर्टेंस दिखानी है अपने आप को। अभी तक जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते होंगे, मुझे शायद ही लगता है आप में से बहुत बच्चे
ऐसे बॉक्स पर ध्यान देते होंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको, ये जितने भी बॉक्सेस मिलते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको तैयार करने हैं। दूसरी चीज यार, जब भी ऐसी चीजें आती है ना, आप अपने नोट्स में कहीं उनको मार्क कर लो कहीं। जैसे अब आप देखोगे, जब मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी तो इसे रेड बॉक्स से ऐसे मैंने हाईलाइट कर लिया, तो मुझे बहुत समझ में आया कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नोट्स देखोगे तो मैंने इसको नोट्स में अलग से ही, आप यहां देखो ध्यान से, मैंने इसको नोट्स में अलग से ही एक स्टिकी नोट लगा दिया कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। और देखो आज क्वेश्चन आ गया। आप यहां पर देखोगे एक एक मैप में भी, मतलब नॉर्थ अंडमान में साडेल पीक है, मिडिल अंडमान में दिवालो है, साउथ अंडमान में माउंट कोयोब है, लिटिल अंडमान में ये ट्राइब है। मतलब आप देखोगे यहां पर माउंटेन के जो आइलैंड है उसके अंदर भी मैंने अलग से मार्क की हुई है एक एक पीक। तो यार ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जब जाकर ऐसे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। नोट्स में भी है और एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी में भी दिखा दिया और नोट्स में भी दिखा दिया। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब यार ये क्वेश्चन इतना रिपीटेडली पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ के ये कहेंगे कि यार ये क्या पूछ लिया, या फिर इसे गलत अटेम्प्ट करेंगे, अभी अटेम्प्ट करो इसको। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं तो कुछ गड़बड़ है भाई। बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत बार। और देखो यहां पर ये आपकी एनसीईआरटी से है। ठीक है, मैं आपको यहां पर ये देखो, आप 11th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी है ये एनसीईआरटी, और चैप्टर का नाम है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, पेज नंबर 41 है। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचोगे, आपको जो लैंड है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके बताया हुआ है कि जो लैंड है उसको कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर कई सारे टाइप्स दिए हुए हैं, लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में, परमानेंट पास्चर के यूज में, अंडर मिसलिनियस ट्रीज में। अब आप देखोगे ये मैंने जब हाईलाइट किया है तो मैंने इधर कुछ हाईलाइट नहीं किया है, बस ये 3 चीजें हाईलाइट की हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हाईलाइट किया है। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं ये एनसीईआरटी तैयार करा चुका हूं, वो जाकर देख लेंगे, उन्हें पता है कि सर ने ये 3 चीजें मार्क कराई थी। क्यों? क्योंकि यार इन 3 चीजों पर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार। और इस बार भी वही क्वेश्चन है। कल्चरेबल वेस्टलैंड की डेफिनेशन, एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 ईयर। 5 साल से ज्यादा तक कोई भी लैंड अगर फेलो छोड़ दी जा रही है, अनकल्टिवेबल छोड़ दी जा रही है, तो उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे इसका आंसर, सबसे पहले तो आंसर ही मार्क कर लेते हैं। तो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर इज द राइट आंसर। अब इसमें जैसे आपको देख रहे होंगे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये कुछ नहीं है, ये आपके करंट फेलो की डेफिनेशन है, एक आपका फेलो अदर देन करंट फेलो की डेफिनेशन है। तो कल आपको वहां पर वो कल्चरेबल की जगह करंट फेलो पूछ लेगा, या फिर कोई अलग टाइप पूछ लेगा। इसीलिए आप या तो अपने नोट्स में या अपनी बुक में ऐसे मार्क करके यहां बहुत क्रिस्प तरीके से मेंशन कर लोगे कि कौन सा 5 से ज्यादा सालों तक अनकल्टिवेबल रह रहा है, कौन सा एक साल और उससे कम के लिए कहा जाता है, और कौन सा 1 से 5 साल के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये बस एक डेफिनेशन है, एक टर्म है जो डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी लैंड अगर 5 साल से ज्यादा अनकल्टिवेबल है तो उसको यहां पर आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड कह दिया है। कोई एक और उस 1 साल से कम है तो उसको करंट फेलो कह दिया है, और कुछ 1 से 5 के बीच में है तो उनको फेलो अदर देन करंट फेलो कह दिया। रट लेना, याद कर लेना, और नहीं याद हो रहा तो अपने नोट्स में कुछ ऐसे इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो भाई जिसके पास नोट्स है टेंशन फ्री रहो, आपके नोट्स में बहुत क्रिस्प ढंग से लैंड यूज कैटेगरीज दी हुई हैं, जिसमें एक बॉक्स में, अब देखो बॉक्स अलग से क्यों बनाया, क्योंकि पता है यार बहुत जरूरी है, और इसी बॉक्स को मार्क करते हुए एक एक को, ये देखो यही तीनों तो ऑप्शन में थे आपके, हो गया हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 ईयर। ठीक है, अब देखो यहां तो ये एक स्टेज है, अभी तक यहां पर इन्होंने कल्चरेबल लैंड पूछ लिया कि भाई ये डेफिनेशन है। अब अगली बार यहां पर नीचे देखो मैंने 4 कैटेगरी डिजाइन किए हैं, वो कैटेगरीज जो धीरे धीरे इंक्रीज भी हो रही हैं। तो कल क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 कैटेगरीज आपको दे देगा, इसमें से कोई भी 4 कैटेगरी उठा लेगा और कहेगा कि इसमें से कौन कौन सी जो लैंड जो कैटेगरी है वो जो बढ़ रही है। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस ये बढ़ रहा है, फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है, करंट फेलो बढ़ रहा है, और नेट शोन एरिया बढ़ रहा है। तो ये भी आपको रट लेना है। ठीक है, मतलब मैं जो एनालिसिस बता रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप उन क्वेश्चनों को जो पूछे हुए हैं उनको रट लो, नहीं भाई, उन क्वेश्चनों से सीखो कि अच्छा ये एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पहले भी पूछा गया है और देखो फिर पूछ लिया, पूरे चांस है कि सीएपीएफ सीडीएस में भी पूछ ले।
तो बस आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी है अपनी प्रिपरेशन में, प्रायोरिटी दो, बस ये प्रायोरिटी सेट करनी है उन क्वेश्चनों की आपको, ठीक है। आ जाओ आगे। अब आगे क्लाइमेट में कूपन्स क्लासिफिकेशन। भाई जो मेहनत कर रहा है ना सीरियसली, उसको पता है कि यार ये कूपन क्लासिफिकेशन हमेशा का इनका एक है कि कूपन क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आता ही आता है, और फिर पूछ लिया। अब यहां पर डायरेक्ट इन्होंने AWCWG ना देकर इन्होंने नाम दे दिया, क्लाइमेट टाइप दे दिया कि मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, या फिर ट्रॉपिकल सवाना, या सेमिड एरिड स्टेपी। तो देखो इन सब का जो सॉल्यूशन है सीधे आपकी एनसीईआरटी में है, क्लाइमेट नाम का चैप्टर है, ठीक है। वहां पर ऐसे एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अब देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप सबको पता होगा, या तो वो ऐसे दे देगा कि AMW और फिर रीजन मैच करा देगा, या फिर वो टाइप ऑफ क्लाइमेट का पूरा नाम दे देगा, जैसे इस बार दे दिया इन्होंने, और यहां पर रीजन मैच करा लिया। तो यहां मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो सिंपल, आपने अगर क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, क्लाइमेट पूरा इंडिया का एक मैप आपने देखा होगा जो पूरे क्लाइमेटिक रीजन को डिवाइड करता है इंडिया के, मैं आपको दिखा भी देता हूं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसके जरिए भी आप इसको कर सकते हो, नहीं तो आपने अगर इसको इस टेबल को अच्छे से तैयार रखा होगा तो भी आप कर लोगे। तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद नोट्स की बात करें तो सर बड़े ही ढंग से आपको नोट्स में ये टेबल बनाकर दी हुई है कि एक तरफ टाइप ऑफ क्लाइमेट, दूसरी तरफ उसके एरिया, ठीक है। ये पूरा बॉक्स है और ये सारे क्लाइमेट टाइप हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हैं, और ये उसके एरियाज है। तो चीजें प्रिडिक्टेबल है, बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट बॉर्डर पूछ रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन मतलब मैं तो कहूंगा कि मैपिंग का आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बट आपको मैं ये भी बता दूं कि यार मैपिंग पर अपनी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, वहां से चाहे कोई आसान कल क्वेश्चन आ जाए, चाहे कल कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये एक मैपिंग सीरीज है, इसमें अभी तक आप देखोगे 7-8 वीडियो मैंने कवर करा दिए, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टेट बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, हिमालयन रीजन, हिमालयन की जो रेंजेस हैं जिस पर सारे क्वेश्चंस आते हैं, साउथ जो रेंजेस होती हैं, पासेज, इंडस रिवर, गंगा रिवर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सब कुछ कवर करा दिया मैंने, ठीक है। और इन्हीं वीडियोस में आपका ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट, ये भी मैंने कवर कराया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। मैंने आपको एक कोड भी बताया था बचपन में, MBA, ठीक है। ये रहा आपके नोट्स में, बचपन में MBA पूरी एक टेबल बनाकर दी थी जिसमें बांग्लादेश सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। यही क्वेश्चन पूछा है, सामने है आपके नोट्स में है, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं अब मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के इस क्वेश्चन पे। अब यार अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए ना तो आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो, बहुत ज्यादा। क्यों परेशान होने वाले हो? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना आपकी एनसीईआरटी में जो दी है ना, ये ओल्ड डाटा दिया हुआ है। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन पूछी जाती है ना आपके एग्जाम में, ये पूछते हैं जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो मिनरल्स की हो, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। तो आपको यहां एनसीईआरटीज तो पढ़नी है, पर जो फैक्ट्स है ना उनको आपको करेक्ट करना है अपने लेटेस्ट कोई भी जो रिपोर्ट आई है उससे। अब यहां पर आप देखोगे, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या गड़बड़ होंगी। यहां मिनरल रिसोर्सेज की बात हुई है और 3 स्टेट्स यहां पर दिए हैं, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटका, और पूछा है कि क्या ये आयरन ओर का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है, क्या झारखंड आपका कॉपर का बड़ा प्रोड्यूसर है, क्या कर्नाटका आपका गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब यार अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, यहां देखना, मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा। यह है एनसीईआरटी का मिनरल एंड रिसोर्सेज का चैप्टर। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद इसको तैयार भी नहीं किया होगा, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है, तैयार कर लेना, ठीक है। सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, फेरस और नॉन फेरस मिनरल को अलग अलग डिवाइड करके, जैसे कि आयरन ओर है तो इसका पूरा डिस्कशन बताया हुआ है, मैग्नीज है इसका पूरा डिस्कशन बताया हुआ है। अब समस्या यहाँ क्या आ जाती है कि एनसीईआरटी में कुछ इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अब जैसे यहाँ मैग्नीज का प्रोड्यूस पूरा बताया है कि मैग्नीज का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, बट आयरन ओर का यहाँ मिसिंग है, ठीक है। आयरन ओर में मिसिंग है। उसके बाद यहाँ नॉन फेरस में आ जाते हैं बक्साइट। अब बक्साइट में तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिया हुआ है, बट कॉपर में दिया नहीं है, ठीक है। और कॉपर में जो दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए इस चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक रिपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, एक रिपोर्ट है ये वाली, एनुअल रिपोर्ट 2024-25। ये मैंने लास्ट ईयर कराई थी आप सभी बच्चों को,
ठीक है, इस रिपोर्ट को आपको तैयार करना है। ये 24-25 की है, मैं इस बार 25-26 की भी कराऊंगा, तैयार कराऊंगा। इस पूरी रिपोर्ट में इन्होंने एकदम लेटेस्ट डेटा दिया हुआ है मिनरल्स का, कि बक्साइट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, क्रोमाइट का कौन है, कॉपर का कौन है, प्राइमरी गोल्ड का कौन है, आयरन ओर का कौन है। तो ये सारी चीजों के ना आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, एक नोट्स बना लेने हैं और उसको आपको रिवाइज करना है। अब जिसके पास नोट्स है उसको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने सारी चीजें एकदम लेटेस्ट अपडेट करके ही दी है। चाहे वो मैग्नीज की बात हो, चाहे वो बक्साइट की बात हो, चाहे वो कॉपर की हो, माइका हो, साल्ट हो, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो, वो सारी चीजें मैंने अपडेट करके दी है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या इस क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन पूछा है, वो हमारे नोट से सॉल्व हो रहा है या नहीं है। ठीक है, देखो यार, मैं नोट्स का जिक्र इसलिए करता हूं बीच बीच में, जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि यार मैं ये दिखा पाऊं कि एनसीईआरटी कितनी जरूरी है। एनसीईआरटी से चीजें पूछी हुई हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ो। वैसे ही जो बच्चे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने एनसीईआरटी के साथ आपको एक ऑप्शन दिया है कि यार आप नोट्स को फॉलो करो। एनसीईआरटी का सारा कंटेंट बहुत स्ट्रक्चर वे में, जैसे आप यहां देख रहे हो, सब मैंने वहां पर तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। तो वहां भी मैं आपको ये दिखाता हूं कि देखो ये चीज प्रूफ के साथ कि भाई आपके नोट्स में भी इंक्लूडेड है, भरोसा करो। अगर मैंने वहां दिया है तो वो बन गया, समझो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल आयरन ओर। तो यानी कि वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात कर रहा है। अगर आधे से ज्यादा आयरन ओर वहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट हुआ। तो यहां देखो मैंने पूरा आयरन ओर का एक बेहतरीन डिस्कशन, आप यकीन नहीं करोगे, इससे बाहर आयरन ओर का कुछ नहीं आ सकता। सोचो यहां जितने भी आयरन ओर जो मेनली फाउंड किए जाते हैं इंडिया में, वो कौन सा टाइप है। अब उस टाइप में भी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो मेनली टाइप्स हैं, उनमें पूरा डिफरेंस की क्या फर्क आता है। फिर इंडिया की जो मेजर आयरन बेल्ट्स हैं, ठीक है, उन बेल्ट से जो एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं कि कहां से आयरन जो है एक्सपोर्ट होता है। क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि ये मैंने हवा में यूं ही बना दिया नोट्स, क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने यहां दी है। और इन्होंने पूछा क्या है, छोटी सी चीज, कि उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है भाई, उड़ीसा प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये हाफ से भी ज्यादा टोटल आयरन ओर प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। नहीं, बिल्कुल गलत है, झारखंड नहीं है। ये मैंने मेंशन किया है नोट्स में भाई, एनसीईआरटी में नहीं है बट नोट्स में है, ये क्लियरली मैं बोल रहा हूं कि कॉपर में मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, तो झारखंड यहां गलत हो जाएगा। थर्ड है कर्नाटका, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही है यार, इस पर तो मुझे लगता है आपको आइडिया हो गई। यहां मैंने मेंशन भी किया है, गोल्ड में हुत्ती और कोलार जो है कर्नाटका की इंपॉर्टेंट माइंस है, और सबसे ज्यादा गोल्ड यहीं प्रोड्यूस होता है, तो तीसरा भी सही है। तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर ये नोट्स में मैंने सारी चीजें इंक्लूड करी हुई हैं, और ये रिपोर्ट है जहां से सब चीज मैंने कंपेयर भी की हुई है अपने लिए, तभी मैंने वो नोट्स में इंक्लूड करके दिया। तो जैसे कॉपर की बात है तो यहां देखो मध्य प्रदेश है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर राजस्थान आ जाता है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अभी देखो मिनरल के ऊपर पूछा, अब क्रॉप्स के ऊपर पूछ लिया कि क्रॉप्स में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है। तो यहां पर भी आपको सारी क्रॉप्स, जितनी भी क्रॉप है, राइस है, व्हीट है, कॉफी है, शुगर है, सबके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पता होने चाहिए, और तीन मतलब एटलीस्ट वो एक सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो अब यहां पर कह रहा है कि कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताओ, तो कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपकी एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, ये यहां पर इसका आंसर है। ठीक है, कर्नाटका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट थोड़ा मैं नोट्स में आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सिंपल तरीके से चीजों को थोड़ा बेहतर ढंग से प्रोवाइड किया है मैंने, कि कॉफी 3 वेराइटी है कॉफी की, अरेबिका, रोबस्टा, लेब्रिका। इंडियन वेराइटी कॉफी की अरेबिका सबसे फेमस है वर्ल्ड वाइड, तो ये कल क्वेश्चन बन जाए, आपको पता है। इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन एंड इंट्रोड्यूस टू बाबा बुडान हिल्स, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये बाबा बुडान हिल्स, तो आप कनेक्ट कर पाना इसको कॉफी से। ठीक है, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहला ब्राजील है, और टॉप कॉफी प्रोडक्शन स्टेट्स कौन से हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, ये सीक्वेंस भी याद रखना, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, कर्नाटका। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफी का कौन है, कर्नाटका। अब जब भी आप क्रॉप सिस्टम को तैयार करोगे ना, वो खास चीज क्या है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आपने कभी भी क्रॉप सिस्टम को इस तरीके से तैयार नहीं किया होगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि यार आपने एक बार
क्रॉप सिस्टम को कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया, क्योंकि यार बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये क्रॉप्स ना याद नहीं होती, इतनी सारी क्रॉप्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, टाइप्स हैं, कंडीशंस हैं, मतलब कैसे याद करें। कुछ नहीं करना है भाई, एक टेबल बनाओ, ठीक है, ये देखो एक टेबल बनाओ इस तरीके की। अब इस टेबल में एक साइड में आप अपनी क्रॉप, जो भी क्रॉप है, राइस है, व्हीट है, मेज है, जवार, बाजरा, रागी, यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये सारी मिलेट्स का टाइप है। फिर पल्सेस है, नेक्स्ट पेज में और भी हैं। फिर उसके बाद ये कौन कौन से टाइप्स हैं, मतलब इसमें ये किस टाइप में आती है, खारीफ है, रबी है, खारीफ है, खारीफ है, रबी है, क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टाइप्स भी वहाँ मेंशन होने चाहिए। फिर देन उसके बाद कंडीशन, कि उसकी कंडीशन क्या है, कि हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसा है, क्योंकि ये आपको पता है वो दे देता है कि भाई वीट है, क्रॉप है वीट, और 3 कंडीशन दे देगा कि कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती है वीट को ग्रो करने के लिए। क्वेश्चन आए हैं, आपको पता है इस चीज़ का, तो वो कंडीशन आपने यहाँ मेंशन कर लिया, कंडीशन यहाँ मेंशन कर लिया। कहीं टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है तो टेम्परेचर मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद सॉइल टाइप, अक्सर पूछता है कि फेवरेबल सॉइल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं इस क्रॉप को ग्रो करने की, तो वो यहाँ मेंशन कर ली, वो यहाँ मेंशन कर ली। और उसके बाद लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की उसका प्रोडक्शन कैसा है, लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, या क्या है, स्टेट में कौन से नंबर पे है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ आ गई। मैं कहता हूँ यार ये गारंटी से सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब ने अपने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं, बट इस तरीके से अगर आपको कोई चीज़ तैयार कर ली आपने, तो भाई चीज़ें ना तो भुलाई जा सकती और ना ही गलत हो सकती आपके एग्जाम में। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ये क्रॉप सिस्टम को बनाने में, क्योंकि भाई आपने क्वेश्चन देख ही लिया, और मैं ये कह ही रहा हूँ कि यूपीएससी लिंक करती है, पूरा लिंक के एक लिंकेज बनाती है यूपीएससी की। इसमें ये पूछा है, अब की बार ये पूछूंगा, फिर यहाँ से ये रिलेट करूंगा, जैसे मैंने वेजिटेशन में बता दिया। ऐसे बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ मैं इस पेपर से, ठीक है, बट अभी यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस पे फोकस करते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ ली कि आपको नोट्स भी तैयार करने तो कैसे करने, और मेहनत करके दिए हुए तो कैसे दिए हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको अपने नोट्स में तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है आपकी, ना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हमने नोट्स में भी इंक्लूड नहीं किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे, पर ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि लक्षद्वीप एक स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है जो कि एक आर्किपेलागो, कोरल आइलैंड और रीफ से बना है, क्रिएट हुआ है, ठीक है। चलो ये तो हमने फिर भी पढ़ा है कि लक्षद्वीप कोरल से बना हुआ है, यहाँ तक तो हमें पता है चीज़ें। अब सेकंड कह रहा है कि 36 आइलैंड है जिसमें से 6 इनहेबिटेड हैं। मुश्किल है, नहीं पता, फैक्चुअल है, थोड़ा सा देखते हैं सही होगा या गलत होगा। थर्ड कह रहा है कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर फिशिंग, कोकोनट कल्टीवेशन और कॉयर ट्विस्टिंग करते हैं। ठीक है यार, आपको पता है कि जो ज़्यादातर आइलैंड टाइप होते हैं वहाँ पर ऐसी ही चीज़ों पर वर्क किया जाता है। मतलब अगर एक लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे, फिशिंग ही होगा उनके पास ऑप्शन, या कोकोनट कल्टीवेशन होगा, या कॉयर ट्विस्टिंग होगा। फिर चौथा कह रहा है कि लक्षद्वीप कोकोनट इज ब्रांडेड एज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप सोच के देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो ऑप्शन में चारों में से कोई एक तो गलत है ही है, क्योंकि ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं दिया हुआ, तो कोई एक तो गलत होगा। अब मुझे इतना तो पता है कि यार 1 तो सही है। अब मुझे गलत या तो सेकंड को बताना है, या थर्ड को, या 4 को। थर्ड का जब स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो मेरी चांसेस है कि यार ये भी सही होगा, मतलब ऐसी जगह पर ऐसे ही ऑक्यूपेशन होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन आता है सेकंड और 4 में। अब आप सोच के देखो, अगर आप एक एग्जामिनर हो, आप जो गलती है मतलब वो करने के ज़्यादा चांसेस कहाँ करोगे, मतलब कहाँ आप ट्रिक करोगे बच्चे को। मैं अगर एग्जामिनर हूँगा तो भाई मैं सेकंड ऑप्शन में, मेरे पास पूरा स्कोप है, क्योंकि अगर मैं कर दूंगा यहाँ पर कि 36, या मुझे नहीं पता कितने आइलैंड है, मैं यहाँ पर होंगे शायद 50, तो मैं 36 कर दूंगा। अगर 40 हैं तो मैं 36 कर दूंगा, या फिर इनहेबिटेड है तो हो सकता है कि इनहेबिटेड ज़्यादा हो, या मैंने 6 कर दिया। मतलब नंबर चेंज करना है मेरे लिए, कितना आसान काम है कि मुझे बस नंबर चेंज करना है। तो ट्रिक करने के चांसेस कहाँ होंगे ज़्यादा, सेकंड में। फोर्थ में हो सकता है कि फोर्थ भी गलत हो, बट यहाँ ट्रिक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लैंग्वेज से खेला जा रहा है। ठीक है, तो पूरे चांसेस है कि सेकंड ऑप्शन ही गलत होगा, इसीलिए इसका आंसर 1 3 4। अब देखो ये एक तरीका है एलिमिनेट करने का, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट हमें ऐसे ही करके अपने मार्क्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाए, पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही भी होंगे इस तरीके से, और ऐसे ही बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं यूपीएससी सीएससी वाले। तो ये सीएपीएफ वाले बच्चे, सीडीएस वाले बच्चे जो आप देख रहे हो, आपको भी ऐसे ही लॉजिक लगाने हैं, और ये सही लॉजिक है, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी से भी मैं बात करूँ ना, तो एनसीईआरटी में आपका एक जगह पॉइंट दिया हुआ है कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड जिसमें से 11 इनहेबिटेड है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये इतना छोटा फैक्ट है ना,
कि आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक फैक्ट, हर एक पॉइंट को नहीं याद कर सकते। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हर एक, मतलब मैं आपको कहूं कि यार ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुझे क्यों नहीं आता है, तूने क्यों गलत कर दिया, ऐसा नहीं कह सकता मैं। बट फिर भी मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं कि गलत नहीं होने चाहिए ऐसी चीजें, ठीक है। ये हो गया। चलो अब आगे आ जाओ। अब उसके बाद ये क्वेश्चन है फिशरीज के ऊपर, मतलब ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, करंट से रिलेट हुआ है, कह लो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट आया होगा, ठीक है, उससे रिलेट किया है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। बस याद रखो आगे के लिए कि फिशरीज का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो इंडिया नहीं है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन है। तो बस एक फैक्ट है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। फिशरीज इज कंसिडर्ड एज सनराइज सेक्टर, ये बात ध्यान रखना। और इंडिया इज लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये गलत है, थर्ड वाला गलत है, 1 2 सही होगा, इसलिए राइट आंसर 1 और 2 होगा, ए ओनली। यहां हमारा पूरा एनालिसिस खत्म होता है। इस एनालिसिस का कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया कि यार ये जो पेपर पुराने, मतलब जो हो रहे हैं 2026 में, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, और मेरी पूरी कोशिश होती है मैं इन्हें आपको समझा पाऊँ, ठीक है, और ये दिखा पाऊँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, कि वो कितना रेलेवेंट है। आप पूछते हो ना कि सर क्या क्वेश्चन आपके नोट्स से आएंगे, क्या एनसीईआरटी इनफ है? भाई इनफ है, आपके सामने है, ठीक है, आज यहाँ भी इनफ है, आपके पेपर में भी इनफ रहेगी। तो उन्हीं को पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, और बाकी मैं सारे एनालिसिस लेके आऊँगा धीरे धीरे, मुझे थोड़ा टाइम दो, मेहनत लगती है इसमें। और एनालिसिस यार अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो, कुछ अपने अकॉर्डिंग जो भी ठीक लगे, और मुझे बताओ कि अगला एनालिसिस कौन सा चाहिए, ठीक है। मिलते हैं एक अगले एनालिसिस में, बेहतरीन एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।